कि जब जब मैं आप सबके सामने आती हूँ बहुत ही प्रेम से मेरा स्वागत करती हैं और बहुत ही ध्यान से बातें सुनती हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि राजनीतिक भाषण देने के बजाय बस बातचीत ही कर लूँ। तो बातचीत ही करने आई हूँ, खास तौर से अपनी बहनों से, कि आज देश के क्या हालात हैं और प्रदेश के क्या हालात हैं, क्योंकि इनको समझना बहुत ज़रूरी है। खास तौर से जो देश में जो हालात बने हुए हैं उनको जब तक आप ठीक ढंग से नहीं समझेंगे तब तक जो आपके प्रदेश के साथ विश्वासघात हो रहा है और जिस तरह से आपके प्रदेश पर एक तरह से आक्रमण हो रहा है उसे आप पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए, देश के हालात ये हैं कि जैसे कहते हैं ना कि राम का नाम लेने वाले कुछ और होते हैं और राम का काम करने वाले और। तो जो हमेशा ये नहीं है कि बहुत लोग भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन भगवान का काम कौन करता है ये समझने की बात है। और जब भगवान का नाम वोटों के लिए लिया जाता है बार बार और धर्म का नाम लिया जाता है, तब एक तरह से सावधान होने की जरूरत होती है। 10 सालों में ये तीसरा चुनाव है। 2 चुनाव निकल गए। दोनों चुनाव में, मैं केंद्र के चुनाव, लोकसभा के चुनाव की बात कर रही हूं, जिसमें आप प्रधानमंत्री को चुनते हैं और अपने लोकसभा के सांसद को चुनते हैं। आप देखें तो तीनों चुनाव में जो भी भाजपा का प्रचार रहा है, मोदी जी का प्रचार रहा है, वो सब धर्म के नाम पर ही रहा है। पहले चुनाव में भी यही रहा। जनता ने भरोसा दिया, आशाएं थी, उम्मीद थी जनता की कि एक अच्छी सरकार आएगी। मोदी जी में अपनी आस्था रखी और मोदी जी को जिताया। उस चुनाव को उन्होंने धर्म के आधार पर लड़ा था, वो जीते। चुनाव के प्रचार के समय कई वादे किए, कहा था कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, कि 2 करोड़ रोजगार मिल जाएंगे, कि दुनिया में से सारा जो काला धन है वो वापस लाएंगे और आपके खातों में 15-15 लाख रुपए डालेंगे। खैर, वो बातें हुई नहीं। 5 साल गुजर गए, आप आगे चलते रहे, जिस तरह से आप कमा रहे थे कमाते रहे, ज़्यादा तरक्की नहीं हुई। जीवन में ये नहीं है कि किसी को ज़्यादा रोजगार मिल गए या महंगाई कम हो गई या जीवन किसी तरह से और भी अच्छा हो गया, वैसा का वैसा चलता रहा। 5 साल बाद एक और चुनाव आता है। फिर से चुनाव में जब प्रचार का समय आता है तो कोई महंगाई की बात नहीं करता, कोई बेरोजगारी की बात नहीं करता। मोदी जी ये नहीं बताते कि वो 15 लाख रुपए जो आपके खातों में आने थे उनका क्या हुआ। मोदी जी ये नहीं बताते कि जो रोजगार उन्होंने बोला था कि वो पैदा करेंगे, वो रोजगार कहाँ गए, वो 2 करोड़ रोजगार क्यों नहीं मिले। बीच में नोटबंदी भी कर डाले, उससे आपको और कष्ट हुआ। आप सबको कहा गया कि आप देशभक्त हो, लाइन में खड़े हो जाओ, तो आप हो गए। मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, मुझे याद है मेरे बच्चों की एक ट्यूशन की टीचर थी और उन्होंने मुझे बताया था उस समय कि जब उन्होंने सब अपने सारे जो भी छोटे छोटे पैसे इकट्ठे किए थे वो ले गए बैंक और बदलवा दिए। घर आए, पता चला कि माता जी ने गद्दे के नीचे पैसे इकट्ठे करके रखे थे। 80 साल की माता जी, और बेचारी जब जब मौका मिलता था वो थोड़े थोड़े पैसे रख लेती थी अपने गद्दे के नीचे कि बच्चों को देंगे, पोते पोतियाँ आएंगे तो थोड़ा थोड़ा पकड़ा देंगे, कुछ खरीद लेंगे बच्चे अपने लिए। अब पता चला कि माता जी के गद्दे के नीचे हजारों रुपए पड़े हैं। तो फिर उनसे मांगना, उनसे कहना, उनको समझाना कि अब ये अब चलेंगे नहीं, हमें इनको बदलना है, ये सब काम किए। और सब घर घर में ये हुआ, घर घर में ये कष्ट हुआ। और जितनी भी बहनों ने इकट्ठा किया था पैसा, वो उन्होंने बैंक में अपनी जिम्मेदारी से दिया। कोई काले धन नहीं वापस नहीं आया, कोई खाते में पैसे नहीं आए, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ आप कतार में खड़े हो गए, जो आपकी छोटी मोटी बचत थी वो चली गई। फिर जीएसटी आई, तमाम जितने भी छोटे कारोबार हैं, जो भी अपना छोटा बिजनेस चलाता था उसके लिए महासंकट कि किसमें कितना जीएसटी डालना है। किसानों के लिए संकट कि जो भी खेती के सामान है उन पे भी जीएसटी है, सब महंगा होने लग गया, महंगाई बढ़ती चली गई। लेकिन 5 साल पूरे हुए, मोदी जी और उनके नेताओं ने ये कुछ बातें नहीं की आपसे।
फिर से आए, फिर से धर्म की बातें, फिर से हिंदू मुसलमान ये वो ये सारी बांटने वाली बातें, फिर से वोट ले लिए आपसे, फिर आपने आशा जता दी इनमें, फिर से सत्ता में आ गए। तो अब आदत डल गई, आदत डल गई कि जो हम कहते हैं उस पर हमें अमल होने की कोई जरूरत नहीं है, जो जनता के काम है उन्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ के तो सांसद आते भी नहीं हैं, मोदी जी खुद वाराणसी नहीं जाते, जाते हैं तो बड़े उद्घाटन कर लेते हैं, लेकिन किसी के घर नहीं जाते, किसी के हालचाल नहीं पूछते, किसी के बीच आपके बीच घुल मिलकर ये समझने की कोशिश भी नहीं करते कि आपके जीवन कैसे चल रहे हैं, आप कैसे जी रहे हो इतनी महंगाई में, इतनी बेरोजगारी है, नौजवान क्या कर रहे हैं। उनको ये एहसास हो गया है कि जनता के सामने जब चुनाव के समय आएंगे, धर्म की बातें करेंगे, जनता वोट दे देगी तो हमें कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक नई तरह की राजनीति 10 सालों में हमारे पूरे देश में हावी हो गई है। मैं एक महिला के घर गई उत्तर प्रदेश में, कुछ नहीं था घर में, कुछ नहीं था, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, जो घर की तरफ जो सड़क जा रही थी वो सड़क भी टूटी फूटी थी, पता नहीं कब बनी थी, वो भी खड़िंजे की, पक्की सड़क भी नहीं थी। बच्चे उधर ही खेल रहे थे, बीच दिन में, हफ्ते की शायद मंडे ट्यूसडे होगा। मैंने कहा स्कूल नहीं जाते? कहती नहीं, स्कूल चल ही नहीं रहा है, यहाँ पे बहुत दूर है, मैं भेजती नहीं हूँ। तो मैंने कहा पानी नहीं आता, बिजली 1-2 घंटे आती है। तो ये सब सुना, मैंने कहा कमाई कैसे करती हो? कहती है ये चूड़ियों का काम है दीदी, थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ, इसी से जो भी कमा लेती हूँ और बच्चों को खिला लेती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा तुम्हें मालूम है चुनाव आ रहा है? कही हाँ। तो मैंने कहा वोट किसको दोगी? तो ऐसे थोड़ी सी शर्मिंदा होके बोली कि विधायक को दूंगी। विधायक भाजपा के थे। तो मैंने कहा लेकिन आपके यहाँ काम तो विधायक जी ने किया नहीं है। तो कहती है हाँ दीदी काम तो नहीं किया। तो मैंने कहा आते जाते हैं? अभी आए थे चुनाव के लिए। तो मैंने कहा बाकी समय नहीं आते? नहीं आते। वोट क्यों दे रही हो? कहती है धर्म के नाम पे। दीदी ये लोग तो आके हमसे प्रार्थना करवाए, शपथ करवा दिए, हम वोट दे देंगे, भगवान के नाम शपथ ली है। तो मैंने बिठा के समझाया कि बहन इतनी बड़ी जिम्मेदारी है ये वोट, इससे भविष्य बनने वाला है। 5 सालों के लिए जो विधायक आएगा, उस समय विधानसभा का चुनाव था, वहाँ जो विधायक आएगा वो तय करेगा कि आपका स्कूल कैसा बन रहा है, कि सड़क कैसी बन रही है, पानी आ रहा है, बिजली आ रही है, वो तय करेगा। उसको आपने आदत दे दी है कि वो आएगा, धर्म की बात करेगा, भगवान राम के नाम पर शपथ दिलवा देगा आपसे और आप उसको वोट दे देंगी। तो काम करना ही बंद कर दिया है। तो ये तो आपकी जिम्मेदारी होती है ना कि उससे काम कराओ। तो समझी, सोचा, कहने लगी दीदी ठीक कह रही हो, अगली बार मैं ऐसे वोट नहीं दूंगी। लेकिन मैं कह रही हूं कि पूरे देश भर में हमने आदत बिगाड़ दी है नेताओं की, खास तौर से जो भाजपा के नेता हैं। जैसे यहाँ आपके सांसद हैं, आपको दिखते हैं तो बड़े बड़े क्रिकेट के मैचों में दिखते हैं, या बड़े बड़े मंचों पे दिखते हैं, या महलों में सेठों के साथ दिखते हैं। और मोदी जी की वही हालत है। मोदी जी को आप देखते हैं एक बाल इधर से उधर नहीं होता, साफ सुथरा कुर्ता, बड़े बड़े मंचों पे प्रधानमंत्रियों के साथ, राष्ट्रपतियों के साथ, कभी अमेरिका जा रहे हैं, कभी जापान जा रहे हैं। आपके यहाँ नहीं आए जब आपदा हुई, इतनी बड़ी आपदा हुई। हमारी सरकार नई नई बनी थी, मुझे याद है, और 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हफ्तों के लिए चली। कहीं कोई पहाड़ गिर रहा है, कहीं नदी में सब कुछ बह रहा है, सड़कें टूट रही हैं, घर टूट रहे हैं, लोगों के परिवार बिछड़ गए, लोग गुजर गए उसी बह के पानी में बह के, या किसी के ऊपर पहाड़ गिर गया। मुझे याद है एक परिवार था शिमला में, पूरा परिवार मंदिर गया था उस दिन सुबह, बच्चे भी चले गए दादाजी दादी जी के साथ, कोई वापस ही नहीं आया। पूरा पहाड़ टूट के 2 सेकंड में मंदिर के ऊपर गिर गया, सब चूर चूर हो गया। इतना विनाश हुआ, इतना दुख हुआ, इतना संकट हुआ, और भाजपा के नेता आए तक नहीं। तो ये गहराई से समझने वाली बातें हैं कि ये सच और झूठ के बीच में अगर आप अपनी देखेंगे नहीं और आप पहचानेंगे नहीं कि कौन क्या है,
तो देश की राजनीति भी खाई में चली जाएगी, देश का समाज भी खाई में चले जाएगा और देश का भविष्य भी खाई में चले जाएगा। आज जितनी बड़ी बड़ी समस्याओं से देशवासी जूझ रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, हम यहाँ प्रदेश सरकार से कोशिश करते हैं कि किसी तरह से राहत मिले। ये जो 1500 रुपये महिलाओं के खाते में डालने की बात जो है, कर्नाटका में हमारी सरकार है, हमने वहाँ पे महिलाओं के लिए बस की यात्राएं फ्री कर दी। हम हर तरफ से, जैसे सुक्कू जी ने कहा, दूध के लिए MSP देते हैं। हर चीज़ हम कोशिश करते हैं कि हर तरह से आपको बचाएं जो देश में महंगाई है उससे, लेकिन फिर भी पूरी तरह से नहीं बचा सकते। आज अगर 1200 का सिलेंडर है तो हम बहुत कम कर सकते हैं इसको कम करने के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें केंद्र से तय होती हैं, इनकी नीतियों से तय होती हैं। और ज़्यादातर जहां महंगाई की बात है, बेरोजगारी की बात है, ये केंद्र के मसले हैं। और आज स्थिति ये है कि अगर कोई त्योहार है घर में या परिवार में, कुछ मान लीजिए किसी की शादी है और आपको तैयारी करनी है, तो आपको घबराहट होती है कि पैसे कहाँ से आएंगे। पूरा परिवार कमा रहा हो, 2-2, 3-3 परिवार के सदस्य अगर नौकरी कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं या कोई दिहाड़ी पे भी कर रहा हो, मजदूरी कर रहा हो, फिर भी पूरा नहीं हो रहा है, फिर भी आपकी कमाई पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। और आज आप जब बच्चे बड़े होते हैं तो एक ज़माना होता था, बच्चे बड़े हो जाते थे सीधे खेती में करा देते थे काम या कहीं मजदूरी करा देते थे। अब वो ज़माना नहीं है, और ख़ास तौर से यहाँ हिमाचल में तो कई कुछ समय से नहीं रहा है। अब तो सब अपने बच्चों को शिक्षित करते हैं। गरीब से गरीब परिवार हो, दूर दराज इलाके में हो, सबसे पहले वो चाहेंगे कि हमारा बच्चा अच्छी तरह से पढ़े लिखे। प्राइवेट में भेज सकते हैं तो प्राइवेट में भेज देंगे, ट्यूशन करा देंगे, कहीं से कर्ज लेकर बड़ी परीक्षा के लिए भी ट्यूशन का इंतज़ाम कर लेंगे, क्योंकि सब चाहते हैं कि बच्चे शिक्षित हो जाएं, बच्चों को रोज़गार मिले और फिर भविष्य बन जाए। हम भी सुरक्षित रहेंगे, हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन 10 सालों में परिस्थिति ये बना दी है देश की कि 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं है जितनी आज मोदी जी के राज में है। 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। आप बच्चों को शिक्षित भी करें, कर्ज लेकर बेशक उनको बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा भी दें, फिर भी रोजगार नहीं मिल रहा है। आज IIT से पढ़ के निकल रहे हैं बच्चे, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। IIM से निकल रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। परिस्थितियां ये बन गई हैं क्योंकि जो राजनीति हावी हुई है देश में, वो सिर्फ धर्म के आधार पर चली जा रही है। तो नेताओं ने काम करना बंद कर दिया है, जवाबदेही खत्म कर दी है। जब जब कहीं कहीं आंदोलन होता है या कोई आवाज उठा लेता है, उसको दबाने का काम मैंने देखा है। अध्यापिकाओं ने यूपी में एक बार प्रदर्शन कर लिया क्योंकि मानदेय नहीं बढ़ाया था उनका। प्रदर्शन किया, उनकी पिटाई हुई, उन पे रासुका कानून लगा दिया, उनको देशद्रोही का दर्जा दे दिया। किसानों ने आंदोलन किया, 600 किसान शहीद हो गए, उनको देशद्रोही, आतंकवादी, खालिस्तानी जो सोचिए वो कह दिया। ये तो किसान की बात कर रहे थे, मोदी जी खुद कह रहे थे किसान जो इस देश की धरती को अपने पसीने से सींचता है, जो इस देश का अन्नदाता है, उसको खत्म कर रहे हो, बड़े बड़े खरबपतियों को आगे बढ़ा रहे हो। और क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? क्योंकि मालूम है कि धर्म के नाम पर वोट मिलेगा तो हम बाकी समय कुछ भी कर ले, कोई पूछने वाला नहीं है। हम विपक्षी दल के लोग चिल्लाते रहे, चीखते रहते हैं और किसी न किसी तरह से जनता का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं कि देखिए चुनाव आ रहा है, चुनाव अपने मुद्दों पर लड़वाइए, इधर उधर के मुद्दों पर नहीं। मोदी जी आते हैं, कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आपके मंगलसूत्र चुरा लेगी, कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आकर एक्सरे मशीन लेकर आपके घरों में जाकर आपके गहने चुरा देगी। उन्होंने तो गुजरात में यह भी कह दिया कि अगर आपके पास 2 भैंसें हैं तो कांग्रेस पार्टी के नेता 1 भैंस चुरा लेंगे। मतलब एकदम पूरी तरह से उनका जो व्यवहार है वो ये व्यवहार है कि जनता बेवकूफ है या जनता को कुछ समझ में नहीं आता, जनता का आदर करने की कोई जरूरत नहीं है और जनता के प्रति मेरी जवाबदेही नहीं है। यही व्यवहार है। नहीं तो देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े पद पर आसीन, इतना सम्मान, इतनी सत्ता, इतनी शोहरत,
देश की श्रद्धा आपके साथ है, आपके पद के साथ है, और आप देशवासियों के सामने चुनाव के समय आके कह रहे हैं ऐसी फिजूल की बातें कि कोई मंगलसूत्र चुराएगा, कोई भैंस चुराएगा, और जो देश की असली समस्याएं हैं उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। इसमें तो जनता का पूरी तरह से निरादर है ना। अगर आदर होता जनता के प्रति, अगर श्रद्धा होती जनता के प्रति, तो अपने काम के आधार पर वोट मांगते। इंदिरा जी जैसी बड़ी नेता, एक बार उन्होंने धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट नहीं मांगा। शहीद हो गई इस देश के लिए। और इसी पे मैं कहती हूं कि कोई राम का नाम लेता है और कोई राम का काम करता है। हिमाचल का प्रदेश बनाया उन्होंने, सेना को मजबूत किया, पाकिस्तान को 2 टुकड़े में तोड़कर बांग्लादेश बनाया, देश में हरित क्रांति लाई, दिन रात काम किया, श्रद्धा से काम किया, फिर भी अहंकार नहीं था। फिर भी आपके बीच आती तो पैदल चल के आती, आपकी समस्याओं को सुनती, आपसे डांट भी खाती, और शहीद हुई इस देश के लिए। अब यह अलग बात है कि आज देश में यह राजनीति है कि प्रधानमंत्री से लेके इनके सारे मंत्री उनको देशद्रोही कहते हैं, इंदिरा जी को, जो शहीद हुई इस देश के लिए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि समझ लो कि देश में क्या हो रहा है, आपके साथ कितना विश्वासघात हो रहा है। यहां आपदा आती है, किसी को परवाह नहीं है। हमारे सारे मंत्री रात रात तक आपके बीच आकर, चाहे जहां राहत पहुंचानी हो वहां मुख्यमंत्री खुद पहुंच के पहुंचा रहे हैं। मंत्री खड़े हैं, कोई फंसा हुआ किसी जगह में, कहीं कुछ गिर गया है, उसके पीछे लोग फंसे हुए हैं, वहां पे रात तक काम कर रहे हैं कि उनको किस तरह से निकालना है। राहत का सारा काम प्रदेश सरकार कर रही है, क्योंकि एक पैसा केंद्र की सरकार नहीं दे रही है। ये आपदा की बात है। उसके बाद, आपदा के एकदम बाद, कुछ ही महीनों बाद, आपकी चुनी हुई सरकार को गिराने की पूरी कोशिश होती है। कैसे? लोकतंत्र के प्रति अपराध करके। क्योंकि जब किसी विधायक को आप पैसे देकर उसका दल बदलवाते हैं तो ये लोकतंत्र के खिलाफ अपराध है। अपराध कौन करा रहा है? प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, और यहाँ के आपके बड़े बड़े हिमाचली जो नेता हैं भाजपा के, नड्डा जी, यहाँ के आपके जो सांसद हैं अनुराग जी, ये सब करा रहे हैं। चोरों की तरह विधायकों को बीच रात में जीप से चंडीगढ़ ले जा रहे हैं, कोई हेलीकॉप्टर से जा रहा है, कहीं पे सारी फोर्स लगा रहे हैं कि कोई इनसे बात भी ना कर पाए, क्योंकि इनको हम चोरी करके ले जा रहे हैं। और ये सब देश की आंखों के सामने हो रहा है, हिमाचल की जनता के आंखों के सामने। आपने एक सरकार चुनी, चुनाव हुआ, लोकतंत्र के तहत आपने चुनी सरकार, एक ईमानदार सच्ची सरकार आई, जो आपको वादे किए उनको पूरी करने की पूरी कोशिश हो रही है। और ये लोग आते हैं और धन बल के आधार पर पैसा खिला खिला कर आपकी सरकार को गिराने की कोशिश करते हैं। आपके आंखों के सामने टीवी वाले, जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं, जो आज सब बड़े बड़े खरबपतियों के हैं, वो वाह वाह कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वाह वाह, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। लेकिन अपराध हो रहा है आपकी आंखों के सामने, और वो भी आपके वोट के अधिकार के साथ। तो कल क्या होगा बहनों और भाइयों? ये अधिकार ही मिट जाएगा। ये लोग तो संविधान को बदलने की बातें करते हैं, ये कहते हैं कि हम संविधान बदल डालेंगे। क्या मतलब है इसका? ये जो वोट का अधिकार है ये चले जाएगा। ये जो चुनने का अधिकार है कि मेरा प्रतिनिधि कौन होगा, जो मेरे प्रति जवाबदेह होगा, जो मेरी समस्याओं को हल करेगा, वो कौन होगा, ये हक ले रहे हैं आपसे। आरक्षण का हक ले लेंगे। तो आगे क्या होगा, भविष्य में क्या कर सकते हैं, किसको भरोसा है? जो सरकार अग्निवीर जैसी स्कीम ला सकती है, जहां पूरे देश भर में नौजवान तैयारी कर रहा है सेना में जाने के लिए, उसके दिल में देशभक्ति की भावना है। आप सब जानते हैं हिमाचल से कितने बच्चे गए हैं सरहद पे, सारे तमाम कितने जवान गए हैं, आपका अपना रेजिमेंट भी है, कितने शहीद हुए हैं इस देश के लिए। मैं भी शहीद की बेटी हूं, शहीद की पोती भी हूं।
मैं समझती हूं कि इसका क्या मतलब है, और मैं ये भी समझती हूं कि शहीद के परिवार की क्या भावना होती है। दूसरा खड़ा होता है, उसको भी हाजिर कर देते हैं देश के लिए। हमारे परिवार ने भी ये किया, दादी शहीद हुई, पिताजी खड़े हो गए, पिताजी शहीद हुए, माताजी खड़ी हो गई, माताजी के बाद अभी भैया खड़े हो गए हैं, मैं खड़ी हूं, हम सब लड़ रहे हैं इस देश के लिए। ये भावना जो होती है, ये शहीद के परिवार की भावना अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना होती है। आपने कितने बेटे सरहद पे भेजे, अगर शहीद हुआ एक बेटा तो आपने दूसरे बेटे को भी भेजा। और आपके बच्चों के दिल में क्या भावना है कि वो अभी भी सेना के लिए तैयार हो जाते हैं जाने के लिए। और सरकार क्या देती है उन्हें? अग्निवीर, कि 4 साल बाद घर चले जाओ, बेरोजगार हो जाओगे और शहीद हो जाओगे अगर, तो तुम्हारे माता पिता को शहीद का पेंशन भी नहीं देंगे, तुम्हें शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा, तुम्हें वो सम्मान नहीं मिलेगा जो शहीद को देना चाहिए। ये सरकार का तोहफा है देश के नौजवानों के लिए, देश की देशभक्ति की भावना के लिए। एक नौकरी बना के नहीं दी, सारी की सारी देश की संपत्ति पकड़ा दी अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को। देश का कोयला, यहाँ हिमाचल में सारे कोल्ड स्टोरेज जहां सेब रखे जाते हैं किसके हैं? अडानी जी के हैं। आज अडानी जी तय कर रहे हैं कि सेब कितने का बिकेगा और कब बिकेगा। इसी तरह से देश का कोयला, देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश का पावर, देश की बिजली, सब बड़े बड़े, जब इनकी सरकार आई काट के 5 किलो किया, और आज भी हम कह रहे हैं देश भर में 10 किलो का राशन हम देंगे, दुगना, इनसे दुगना देंगे। नौजवानों के लिए, जो बच्चे आज शिक्षित हैं और स्नातक पास हैं, उनके लिए एक अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम लाएंगे जिससे आप अपना हुनर बढ़ा पाओगे। बड़े बड़े सरकारी जो कारखाने हैं उनमें आपको अप्रेंटिसशिप मिलेगी, 1 लाख रुपए सालाना आप कमाएंगे, अपना हुनर बढ़ाएंगे। जब तक आपकी स्थायी नौकरी नहीं लगेगी तब तक आपको कम से कम वो सहायता मिलेगी कि साल में आप कमा भी रहे हैं 1 लाख रुपए और अपना हुनर भी बढ़ा रहे हैं। आपके लिए एक खास 5,000 करोड़ रुपए का नौजवानों के लिए फंड निकालेंगे, जिससे जब आप अपने कारोबार शुरू करना चाहें आपको सुविधा मिलेगी। श्रमिकों के लिए हम कानून बनाएंगे कि 400 रुपए से कम दिहाड़ी किसी को नहीं मिल सकेगी। परेशान है, गरीब परेशान है, मिडिल क्लास परेशान है। आपके जीवन में तरक्की नहीं आई है, चाहे आपको अनुराग जी, नड्डा जी, मोदी जी, अमित शाह जी कितने भी बड़े मंचों पे दिखे, चाहे आपको कितने बड़े महलों में कितने प्रधानमंत्रियों और कितने राष्ट्रपतियों के साथ दिखे, लेकिन आपका जीवन नहीं बदल रहा है। आपके जीवन को बदलने वाली सरकार सिर्फ आपने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पिछले 10 सालों में देखी, जो अभी 2 साल पहले बनी है। तो इस सच्चाई को आप समझ के पूरी समझदारी से, पूरे विवेक से अपना वोट डालिए। इस बार विधानसभा के लिए भी वोट डालेंगे, लोकसभा के लिए भी डालेंगे, दोनों में कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताइए, कांग्रेस की केंद्र में सरकार लाइए और प्रदेश में अपनी ही चुनी गई सरकार को मजबूत बनाइए ताकि कोई उसको छू ना पाए। और आगे भी 3.5 सालों के लिए इतनी ईमानदारी से और इतनी मेहनत से हम सब आपके लिए काम कर पाए। आप मेरे दिल के बहुत करीब हैं। हिमाचल में वाकई मेरा